नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जिसने कम से कम दुनिया को इस समय जो युद्ध चल रहे थे, उसमें से एक युद्ध से मुक्ति दिलाने की उम्मीद जगा दी है। ये युद्ध है यूक्रेन का। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अब बस सिर्फ 10 दिन बचे हैं, जब इस युद्ध के शुरू हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे। 24 फरवरी को वहाँ पर सैनिक कार्रवाई रूस की तरफ से शुरू की गई थी। तो लगभग 3 साल चलने के बाद अब इस युद्ध के खत्म होने की संभावना पैदा हुई है। संभावना इसलिए पैदा हुई क्योंकि अमेरिका में शासन बदल गया और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। जैसा कि वो पहले से कहते रहे हैं और अपने चुनाव अभियान में जब पिछले साल राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, वो बार बार ये कहते थे कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। ये युद्ध वो जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उनका कहना था कि जो बाइडेन की बेवकूफ़ी की वजह से ये हुआ। खैर, उनका कहना था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो इस युद्ध को तुरंत ख़त्म करवा देंगे। राष्ट्रपति वो बन गए हैं, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, और कल अमेरिका ने जो इस मामले में पहल की, उससे सचमुच इस बात की संभावना बन गई है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने इस युद्ध को ख़त्म करने की जो शर्तें रखी थी, उन सभी शर्तों को मान लिया है। रूस के राष्ट्रपति की शर्तों को मानने का ऐलान अमेरिका के जो नए रक्षा मंत्री हैं, पीट हेगसेट, इन्होंने ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, जहां नाटो का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहां जाकर नाटो की बैठक में किया। वैसे तो हम लोग ये कहा जाता है कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, लेकिन सभी लोग जानते हैं हकीकत ये है कि यूक्रेन तो उसमें एक प्रॉक्सी बना हुआ है। उसकी पीठ पर पश्चिमी देश है, अमेरिका है, नाटो है। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका के लीडरशिप में अमेरिका और यूरोपीय देशों का सैनिक संगठन है। तो सारा साजो सामान, और यहाँ तक कि कुछ मामलों में ऐसा सामने आया है कि नाटो के सैनिक भी यूक्रेन में देखे गए और उन्होंने यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला। अब ये एक आम धारणा रही है कि ये युद्ध रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की बातचीत से ख़त्म नहीं होगा। यह तभी ख़त्म होगा जब अमेरिका इसकी मंशा दिखाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये मंशा दिखाई। उनके रक्षा मंत्री ने 4 शर्तें मानने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। ये मुख्य मांग थी और इसीलिए युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध शुरू होने के लगभग 3 महीने पहले से व्लादिमीर पुतिन ने तब के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोपीय नेताओं को कई चिट्ठियां लिखी, कम से कम 3 चिट्ठियां लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये घोषणा कीजिए कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तब जो पश्चिमी देश थे वो बहुत अहंकार में थे कि अगर युद्ध होगा तो वो रूस को हरा देंगे, और इसलिए उन्होंने पुतिन की इन बातों पे ध्यान दिया नहीं। और नतीजा हुआ कि राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को सैनिक कार्रवाई की शुरुआत की। तो यह पहली मांग थी जिसे अमेरिका ने मान लिया। अब हाल में पुतिन ने यह कहा था कि हमने जो इलाके इस युद्ध के 3 साल के दरमियान जहां हम पहुंच गए हैं, जो रूसी भाषी इलाके हैं, जहां यूक्रेन 2014 के बाद, खासकर जब वहाँ सैनिक तख्तापलट हुआ, रूसी भाषी इलाके के लोगों पर उसने काफ़ी अत्याचार किए, हजारों लोग मारे गए, रूसी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रूसी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस वजह से यह युद्ध हुआ। तो हमने जिन इलाकों को, दोनबास का जो इलाका है, और उसके पहले 2014 में उसने क्राइमिया के इलाके पर जहां अपनी सेना भेजकर और उसे फिर जनमत संग्रह कराने के बाद अपने रूस का हिस्सा घोषित कर दिया था, वो इलाके अब लौटाए नहीं जाएंगे। पीट हेगसेट ने कल कहा कि
रूस की सीमा फिर 2014 जैसी हो जाए, ये अब अयथार्थवादी है, अनरियलिस्टिक है, यानी ये नहीं हो सकता है। तो जाहिर है उन्होंने इस मांग को भी मान लिया है। ये दो मुख्य मांगे थी जो उन्होंने कहा था। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका यूक्रेन को आगे कोई सैनिक सहायता, अपने सैनिक तो वहाँ कतई नहीं भेजेगा, जो कि एक मांग थी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कि नेटो के सभी देश अपने सैनिक वहाँ भेजें, क्योंकि वहाँ लड़ने वाले सैनिकों की कमी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका कतई अपने सैनिक वहाँ नहीं भेजेगा, और यह भी कहा कि आगे से यूक्रेन अमेरिकी सहायता पर निर्भर ना रहे। यानी बहुत साफ कहा कि अमेरिका पर अगर वो भरोसा करके युद्ध में वो शामिल है तो वो इससे निकल जाए, अमेरिका अब इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मदद नहीं देने वाला है। तो इसके साथ परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटी। पीट हेगसेथ के भाषण के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया, दोनों में लंबी बातचीत हुई। बाद में सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि बहुत प्रोडक्टिव यानी फ़ायदेमंद बातचीत हुई, और उन्होंने फिर वो बातें भी दोहराई कि ये युद्ध में होता तो होता ही नहीं। खैर, उन्होंने कहा कि हम दोनों सहमत हुए हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उनकी बहुत जल्दी पुतिन से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि संभव है कि ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। इसके बाद ये खबर आई कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारियों को मॉस्को आमंत्रित किया है। फिर यह खबर आई कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे की यहाँ यात्रा करने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जैसा कि कहा जाता है कई बार 24 घंटों में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं जिसकी उम्मीद करना मुश्किल होता है। तो 12 फरवरी 2025 एक ऐसा दिन था जिसमें 24 घंटे से भी कम बल्कि 12 घंटों के भीतर घटनाएं कुछ इस तरह से बदली कि दुनिया में शांति की अपेक्षा पैदा हो गई है, कम से कम यूक्रेन के मोर्चे पर। अब ये इस युद्ध का हासिल क्या रहा, अगर हम लोग ये देखें, युद्ध जिस मोर्चे पे ख़त्म होने की संभावना बनी है, अगर इसी जगह पे युद्ध खत्म होता है तो ये साझा पश्चिम की अपमानजनक और बहुत बुरी पराजय के रूप में इसे याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि वो रूस की मुद्रा रूबल को रबल यानी कूड़ा बना देंगे, वो नहीं बना पाए, बल्कि अब खुद अमेरिकी जो मीडिया संस्थान है, अध्ययन थिंक टैंक है, वो कह रहे हैं कि 3 सालों में तो रूस की अर्थव्यवस्था और फल फूल गई, क्योंकि रूस ने तैयारियां पहले से कर रखी थी। पश्चिमी कंपनियां वहां से चली गईं, उन्होंने उनकी संपत्तियों को राष्ट्रीयकरण किया और देश की अर्थव्यवस्था में एक आत्मनिर्भरता का जो तत्व था वो उभर कर सामने आ गया। जाहिर है इसमें उनको मित्र देशों से बहुत मदद मिली, सबसे ज़्यादा चीन से, भारत ने भी वहाँ के तेल को खरीदना जारी रखा। तो अर्थव्यवस्था जो थी वो लोग नहीं तोड़ पाए, और शायद अमेरिका को ये गुमान भी था कि सैनिक लड़ाई में हरा देंगे, रूस को एक ऐसे युद्ध में फंसा देंगे जैसे सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में फंसा दिया था, और जिसे कि सोवियत यूनियन के पतन का एक कारण माना जाता है। तो यूक्रेन में पुतिन के प्रशासन का अंत होगा, और जो एक पुरानी अमेरिकी मंशा है जो उनके दस्तावेजों में आती रही है कि रूस को 4 भागों में विभाजित कर देना चाहिए ताकि रूस फिर कभी अमेरिका के लिए चुनौती ना बन सके, ये सारे मकसद आज धराशायी हो गए हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने इसमें एक उदाहरण पेश किया है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे समझ ये है कि ट्रंप जो अमेरिका में स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, उसके उस हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं जो ये मानते हैं कि अगर दुनिया पर अमेरिका को अपना वर्चस्व कायम रखना है तो चीन और रूस, जो 2 बड़ी ताकतें हैं, इनको एकजुट नहीं होने देना चाहिए। और ट्रंप यही कहते रहे हैं कि बाइडेन ने यह बेवकूफ़ी की कि उन्होंने रूस को चीन के करीब ढकेल दिया। तो अब उनका ये दांव शायद है कि रूस को फिर से चीन से अलग किया जाए या दोनों में दूरी बढ़ाई जाए। लेकिन अब जो ग्लोबल सिचुएशन जहाँ पहुँच चुका है
जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज दुनिया में जो बन चुकी है, उसके बीच ये मकसद पूरा होना संभव नहीं लगता, क्योंकि दोनों रूस और चीन की अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही गहराई से एक दूसरे से जुड़ गई हैं। दूसरी चीज़ है कि जो अमेरिका ने के रणनीतिकार कहते हैं कि 1970 के दशक में राष्ट्रपति निक्सन ने चीन को अपनी तरफ कर लिया और इसकी वजह से सोवियत यूनियन कमज़ोर हुआ, उसका पतन हुआ। अब यही बात रूस को अपने साथ लेके की जा सकती है, लेकिन तब जो अमेरिका की स्थिति थी, अमेरिका की ताकत थी, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो आज नहीं है। आज अमेरिका एक क्षयशील डिक्लाइनिंग पावर है, क्षयशील शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में यह सोचना कि राष्ट्रपति पुतिन जैसे एक जो बहुत ही बुद्धिमान नेता जो हैं वो इन कोशिशों में आकर और एक पूरे घटनाक्रम को पलट देंगे, ये एक खामख्याली से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन संभवतः दांव यही है कि रूस को और चीन के बीच में दूरी बढ़ाई जाए। लेकिन इसके 2 ही दिन पहले यह खबर आई थी कि इस साल दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म हुए 80 साल पूरे होंगे। उस मौके पर होने वाली विक्ट्री परेड में शी जिनपिंग ने आने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है और जापान पर जो चीन की जीत हुई थी लड़ाई में, उसी समय उसकी सालगिरह पर पुतिन ने बीजिंग जाने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो वो एक जो सिनर्जी है, उस सिनर्जी के पीछे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है, उसको